नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। आज दिवाली है और दिवाली जल्द आने वाली है। बता दें कि ऐसे में अयोध्या में भव्य तरीके से दिवाली मनाई जाती है। दीप उत्सव हम देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। धनतेरस से इसकी शुरुआत हो जाती है, चूंकि आज धनतेरस है। और ऐसे में ही बता दें 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटी दीपावली के दिन मेगा इवेंट के रूप में दीपोत्सव की शुरुआत की, जिसके पहले संस्कृत में ही राम की पैड़ी पर रिकॉर्ड 1,87,000 दीप जले हैं। अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिवाली पर 21 लाख दीपक जलाकर अयोध्या के घाटों को रोशन करने की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिवाली पर 21 लाख दीपक जलाकर अयोध्या के घाटों को रोशन करने की तैयारी शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स ने बताया कि अयोध्या दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए राम की पैड़ी और चौधरी चरण सिंह के 51 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। देखिए, अयोध्या की दीपावली आज से नहीं है, सदियों से है और यह जो परंपरा रही वो चलती आ रही है। जहाँ तक अभी तक तो अपने अपने मंदिरों में लोग दीपक जलाते थे, दीपोत्सव अयोध्या को होता था। लेकिन कुछ वर्षों से स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा दीपोत्सव का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष का जो दीपोत्सव है वह 21 लाख दिया जलाए जाएंगे और लगभग उस दीपक को राम पैड़ी से लेकर के परिसर तक केवल दीप ही दीप दिखाई देगा। सभी मंदिरों के लोग भी अपने अपने मंदिर में दीपोत्सव मनाएंगे। तो इस वर्ष का दीपोत्सव अद्भुत है और यह एक प्रकार से पिछले जो दीपोत्सव हुए हैं उससे रिकॉर्ड तोड़ है और यह महत्व जो है प्रतिदिन प्रति वर्ष बढ़ता इस समय इस वर्ष का जो दीप 1 लाख से ज़्यादा हो गया है। को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के तौर पर विकसित करने के लिए बहुत सारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। शहर को पूरी उसकी कायाकल्प किया जा रहा है शहर का। साथ ही साथ जो है जो सरयू नदी के घाट पर प्रतिवर्ष हम लोग एक भव्य दीपोत्सव आयोजित करते हैं। इस वर्ष भी 21 लाख दिए जो मिट्टी के बने हुए दिए हैं उनको प्रज्वलित करके दीपोत्सव का एक विश्व कीर्तिमान खड़ा करने का हमने टारगेट रखा हुआ है और इस वर्ष भी उसे हम लोग करके दिखाएंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पे देश विदेशों की रामलीलाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अनवरत वो भी चलाते रहेंगे हम होली दहन तक के। और ये होलिकोत्सव तक के जो ये प्रतिदिन कार्यक्रम होंगे उसमें राम कथा होगी, उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और साथ ही साथ रामलीलाएं भी आयोजित होंगी। और पूरे के पूरे अगर कार्यक्रम को आप ये देखें तो कैसे हम देश से विदेश से पर्यटकों को यहाँ आकर्षित कर सकते हैं। तो इस बार 24 लाख दियों से अयोध्या जगमगाने वाली है। लेजर लाइट का भी शो होने वाला है और यह अयोध्या का इतिहास रहा है कि अपना ही रिकॉर्ड हर साल नया रिकॉर्ड बना के तोड़ती है और हमेशा से वो इस नए रिकॉर्ड में अमल करती है और फिर अगले साल एक नया रिकॉर्ड अयोध्या वासियों द्वारा बनाया जाता है और इसकी खुशी जो है पूरे देश में देखने को मिलती है। अयोध्या इस वक्त सज चुकी है दुल्हन की तरह और ये तैयारी इस बात का सबूत है कि किस तरीके से अब जगमगाने वाली है अयोध्या। दिवाली वाली रात में, छोटी दिवाली वाली रात में किस तरीके से रोशन होने वाली है अयोध्या। राम की पैड़ी की ये तस्वीरें जहां पे तैयारी काफी तेजी से हो रही है। वॉलंटियर्स लगातार अपना कार्य कर रहे हैं और ऐसे में जगह जगह दिए लगाए हुए हैं। इसके बाद से आपको बता दें कि आज से कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और रात को दिए जलाएंगे। अभिनव आनंद सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या अपने आप में खास है और खासकर अभिनव, जब दिवाली आ जाता है तो वहां की उत्सुकता कुछ और देखने को मिलती है। अभी क्या तस्वीरें दिखाएंगे? बिल्कुल आप मेरे पीछे तस्वीरें बिल्कुल साफ तौर पर आप इंडिया सभी देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ की जो भव्यता और दिव्यता आपको दीपोत्सव में नजर आएगी शायद अब पूरे विश्व में कहीं ना नजर दिखाई पड़े आपको। और तब बता दें कि दीपोत्सव को लेकर जो भी तैयारियां थी जिला प्रशासन
और वॉलंटियर द्वारा जो भी रहे हुए तो सारी पूरी कर ली गई है। जो भी तैयारियां थी सारी पूरी कर ली गई है। चंद घंटे ही बचे हैं कि जब दीप प्रज्वलित होगा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित करेगा जी। तो क्या तैयारी शुरू हो चुकी है? तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से तैयारी हो रही है, वॉलंटियर्स किस तरीके से कार्य कर रहे हैं इस दिन को और भी खास बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से वॉलंटियर यहाँ पर दियों को बिछाए। लगभग 25 लाख दिए इस बार बिछाए गए हैं। बिल्कुल देख पा रहे होंगे। बिल्कुल आप इंडिया वाइस के जो भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वाइस आप सभी दर्शकों को पहुंचा रहा है। लगातार आपको रूबरू करा रहा है अयोध्या की दीपोत्सव को। अयोध्या राम की पहड़ी से आपको लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको भेज रहा है। और इसी बात बता दें कि लगभग इस बार 25 लाख दियों को और लगभग 24 से 26 हजार के बीच के वॉलंटियर इसको इस बार जलाएंगे और नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे जी। तो ये नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयारी कितने दिनों पहले से शुरू कर दी गई थी अभिनव? बिल्कुल बता दें कि लगभग जो भी दीपोत्सव की जो तैयारियां होती हैं महज चंद दिनों से पहले ही दीपोत्सव के चंद दिन पहले ही इसकी तैयारियां लगभग शुरू कर दी जाती हैं। और कहीं ना कहीं दीपोत्सव के एक दिन पूर्व ही सभी दीपों को बिछाया जाता है। उनमें दिए में बाती बिछाए लगाए जाते हैं और कहीं ना कहीं तेल इसमें डाला जाता है। तब जाकर लगभग दीपोत्सव वाले दिन ही सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा इसको जलाया जाता है और जिससे नया कीर्तिमान स्थापित होता है जी। तो इसका रोडमैप कैसे बनाया जाता है? प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे की जाती है कि कहाँ से दिए खरीदने हैं और किस तरीके से इसको सजाने हैं, कहाँ पे कितने दिए लगाने हैं और किस क्षेत्र को खुला छोड़ना है? बिल्कुल आपको बता दें कि जो भी इसका जो दीपोत्सव को मनाने का जिसका जिम्मा होता है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालयों को ही जाता है। कहीं ना कहीं उससे जो दिए कहाँ से लेने हैं, तेल कहाँ से लेना है और उसमें जो पड़ेगी रुई वो कहाँ से लेना है, ये सभी जो नोडल अधिकारी होते हैं वो इसको बताते हैं कि यहीं से चाहिए जी, निर्धारित करते हैं। इस बार ये सुनने को मिल रहा है कि दिए तो अमूमन मिट्टी के होते हैं लेकिन गोबर से बनाए हुए दियों का भी प्रयोग जो है इस बार होने जा रहा है, यानी कि वोकल फॉर लोकल पे जोर दिया जा रहा है इस दीप उत्सव में। बिल्कुल आपको बता दें कि ये इस बार ही नहीं, लगभग हर बार की भांति इस बार भी गौ के जो गोबर होते हैं, गोबर से दियों को बनाया जाता है। उससे भगवान रामलला के गर्भगृह में उसे जलाकर दीप प्रज्वलित किया जाता है जी। और कितने ऐसे घाट है जहाँ पे तैयारी पूरी हो चुकी है, लास्ट स्टेप तक तैयारी पहुंच चुकी है? बिल्कुल जो भी दीपोत्सव की जो भी तैयारी थी युद्ध स्तर पर चल रही थी और सभी को लगभग 51 घाटों पर दियों को बिछाया गया है और कहीं ना कहीं लगभग 51 घाटों पर दियों का जो बिछाने का कार्य था लगभग पूरा कर लिया गया है जी। ठीक है विनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दीपावली से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है। दिल्ली नोएडा से लेकर गाजियाबाद और फरीदाबाद तक मौसम में अचानक बदलाव हुआ है और कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में गुरुवार और शुक्रवार के दरमियान रात को हल्की बारिश हुई, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में बड़े वायु प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। कर्तव्य पथ और दिल्ली नोएडा के इलाकों में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। पूरे एनसीआर में अब भी बूंदाबांदी हो रही है, जिससे मौसम साफ नजर आ रहा है। तो रात से ही बारिश हो रही है, जिससे अब चैन की सांस दिल्ली सरकार ने ली है और यहाँ पे प्रदूषण का स्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद से देखिए जब रात में बारिश हुई तो प्रदूषण का स्तर घट के नीचे आ चुका है, जिसके बाद से विजिबिलिटी जो है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। और इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वो माइनस में लगातार जा रही थी और अब तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। चूंकि आज धनतेरस है और ऐसे में 2 दिन बाद जो है वो पटाखे जलाए जाएंगे तो प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है, यह आशंका जताई जा रही थी। और प्लानिंग प्लॉटिंग तो दिल्ली सरकार लगातार कर रही है, लेकिन धरातल पे कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नजर नहीं आ रही है। अजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए प्लानिंग प्लॉटिंग लगातार हो रही थी, लेकिन ये जो बारिश हुई इसके बाद से तस्वीर एकदम से ही बदल गई।
अजीत, आवाज आ रही है आपको? जी सुनिए, जी जी बिल्कुल। जी देखिए, वायु प्रदूषण को लेकर लगातार दिल्ली सरकार मोर्चे पर तैनात थी, प्लानिंग प्लॉटिंग भी की जा रही थी और कई फॉर्मूले जो है वो धरातल पे उतरने की तैयारी जो है उनकी लगातार नजर आ रही थी। लेकिन जो बीती रात बारिश हुई उससे तो तस्वीरें एकदम बदल गई, सब कुछ माइनस में चला गया। बिल्कुल सुनिए, बताना चाहूंगा राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से बीते लंबे समय से लोग प्रदूषण को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मार झेल रहे थे, वहीं अब बीते रात से जिस तरीके से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रुक रुक करके जो झमाझम बरसात हो रही है, जहां एक और इस बरसात ने दिल्ली का मौसम सुहाना बना दिया, वहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। और तापमान के गिरावट के साथ साथ जो AQI लेवल था उसमें भी काफी हद तक गिरावट देखने को मिली है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली में इस समय अब प्रदूषण का स्तर कहीं ना कहीं इस बरसात ने लोगों को राहत की सांस जरूर दी है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीते कल रात से ही जिस तरीके से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बरसात हो रही है, लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बारिश बन करके आई है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका था। तो अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोग एक राहत भरी सांस जरूर ले रहे हैं राजधानी दिल्ली एनसीआर में। तो क्या माने कि जो फैसले लिए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड इवन लागू करने का फैसला, ये सब वापस किस लिए लिया जा रहा है? क्योंकि अब प्रदूषण का स्तर माइनस होते चला है, लेकिन दिवाली अभी बाकी है। जीत देखिए, बिल्कुल श्रुति, बताना चाहूंगा ना केवल दिवाली अभी बाकी है, बल्कि ये केवल एक बरसात है जो बरसात की वजह से प्रदूषण का स्तर कुछ हद तक जरूर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आमतौर पर इस मौसम में, इस समय में और दिवाली के आसपास खास तौर पर जब राजधानी दिल्ली और एनसीआर का जो प्रदूषण है वो बहुत भारी भयंकर देखने को मिलता है, तो देखना होगा कि आने वाले समय में जो प्रदूषण का स्तर है वो किस कदर रहता है। क्योंकि लगातार बरसात जो है कहीं ना कहीं जरूर इसने राहत दी है, लेकिन ये राहत एक लंबी राहत जरूर कहा जा सकता है कि लंबी राहत ये नहीं होने वाली है। जानकारी तो ये भी आ रही है कि ऑड इवन का जो भी फॉर्मूला धरातल पे उतारने वाली थी 13 तारीख से दिल्ली सरकार, उसको वापस ले लिया गया है। कितनी सच्चाई? देखिए, बिल्कुल छोटी बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली एनसीआर में दिल्ली में ओड इवन का फॉर्मूला लागू करने की बात कही गई थी। 13 तारीख से 20 नवंबर तक का ओड इवन फॉर्मूला दिल्ली में लागू करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जब सुप्रीम कोर्ट ने बीच किया, तो सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद जो दिल्ली ने सरकार ने इस फैसले को फिलहाल अभी वापस ले लिया है। तो लिहाजा अभी दिल्ली में ओड इवन का जो फॉर्मूला है वो अब फिलहाल लागू नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद दिल्ली सरकार का ये फैसला वापस हुआ है। जी दो चीजें हैं अजीत, पहला तो देखिए कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तो अभी घट गया है, लेकिन दिवाली बाकी है। दिवाली के बाद जो तस्वीरें हैं वो एकदम से अलग हो जाती है। भले से पटाखों पर बैन है, लेकिन पटाखे फिर भी जलाए जाते हैं। और इसके बाद से ऑड इवन का फॉर्मूला जो है वो धरातल पे उतारने वाली थी दिल्ली सरकार, लेकिन उसको वापस ले लिया गया है। यानी कि प्रदूषण लेवल जो है वो अभी बढ़ने वाला है। अभी जो पीक है वो आने वाला है। क्या उसके बाद से छुट्टियां और बढ़ाई जा सकती है बच्चों की? देखिए, बिल्कुल सुनिए, जैसा मैंने अभी कहा कि दिल्ली में अभी जिस तरीके से बरसात हो रही, तो बरसात के बाद लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये राहत लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। क्योंकि आमतौर पर दिवाली और दिवाली के आसपास जो दिल्ली का प्रदूषण होता है वो हर बार खतरनाक स्थिति में होता है। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे जब इस बरसात के बाद जब मौसम एक बार फिर से पहले की तरह होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो प्रदूषण की मार है वो झेलनी पड़ेगी। तो ऐसे में जब प्रदूषण की स्थिति जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ेगी, तो उसके बाद जो स्कूल के जो बंद करने के फैसले हैं उस पर आगे विचार किया जाएगा। अगर प्रदूषण की स्थिति अभी की तरह ही अगर रहा, जैसे आज एक बार दिल्ली में प्रदूषण का देखें, क्योंकि AQI लेवल जिस तरीके से नीचे गिरा है, तो कहीं ना कहीं लोग राहत की सांस ले रहे हैं। अगर यही मौसम रहा तो स्कूल जो है वो आगे खोले जाएंगे, वरना एक बार फिर से कहीं ना कहीं बच्चों की छुट्टी की जा सकती है। तो आपकी कोई बातचीत हुई है मौसम विभाग के अधिकारियों से? क्या कुछ कहना है उनका? कितने दिनों से ये मौसम रहने वाला है दिल्ली एनसीआर में? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार जिस तरीके से आज का जो बताया जा रहा है, तो फिलहाल आज का जिस तरह से मौसम है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अभी मौसम विभाग की तरफ से ऐसा कुछ आगे सामने आने वाले समय की ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं कही है, लेकिन जिस तरीके से मौसम लग रहा है तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ 1-2 दिन तक जरूर दिल्ली वासियों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। और मौसम जिस तरीके से, क्योंकि दिल्ली के तापमान में इससे गिरावट हुई है, तो आने वाले समय में सर्दी का जो सिस्टम है वो भी अब जरूर बढ़ेगा। तो जो लोगों को जो कपकपाती ठंड का जो सामना है, अब उससे भी उसका सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्तार अंसारी और उसके आधा दर्जन से ज्यादा सहयोगियों पर गाजीपुर के MP MLA कोर्ट में 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड में कार्रवाई चल रही है, जिसमें आज बहस होनी थी, लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ सह आरोपी सरफराज मुन्नी की तरफ से
एडजोर्नमेंट स्थगन की एक याचिका जज के समक्ष दी गई, जिसमें उसने गुहार लगाई कि इस वारदात में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है। जबकि पुलिस की चार्जशीट में मृतक मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी के साथ सरफराज मुन्नी, अफरोज जफर, चंदा के साथ 10 लोगों को नामजद किया था। अब ऐसे में अदालती दाव पेच के चलते सरफराज मुन्नी के स्थगन याचिका पर कोर्ट में सुनवाई कर अगली तारीख 20 नवंबर की डाली गई है। सुशील तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आज फैसला आना था लेकिन आया नहीं। स्वीटी, आज फैसला आना था लेकिन कुछ कारणों से फैसला टाल दिया गया। अगर स्वीटी हम आपसे बात करें तो ये घटना है 15 जुलाई 2001 की, जब मोहम्मदाबाद में उसरी चट्टी कांड हुआ था। और उस समय अगर हम आपसे बात करें तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। आज से 23 साल पहले किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार अंसारी के सामने बोल पाए। और स्वीटी, एक सबसे बड़ी बात थी कि मुख्तार अंसारी के साथ साथ ब्रजेश सिंह भी दोनों में गिरोह था, और वो गिरोह पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में वो लोग संलिप्त थे, जिसमें मुख्तार अंसारी पर वहां पर ताबड़तोड़ हमला होता है उसरी चट्टी पर। और वहां पे जो भी लोग थे उन्होंने उसे देखा और सहन से गए थे लोग। और वहां पे मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर के साथ एक सिपाही और मुख्तार अंसारी के ड्राइवर की मौत हुई थी। और वहां पर चूंकि मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह के नाम पर FIR दर्ज करवाया था, और वहीं पर जब हत्या होती है मनोज राय की, तो बाद में जब पुलिस इसे खंगालती है तो ये मालूम होता है कि वह बक्सर का रहने वाला है। उसके बाद उसके पिता, जो कि बाद में माननीय न्यायालय के सामने आते हैं। और जब से अगर हम स्वीटी बात करें, मुख्तार अंसारी पर मुश्किलें कब से शुरू हो गई, जब से योगी सरकार आई है। इससे पहले भी मनोज राय के पिता कह रहे थे न्यायालय के सामने कि उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुख्तार का रसूख इतना बड़ा था कि डॉन के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी। मुख्तार अंसारी के अगर बाहुबल की बात करें तो इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव थे, तब यहाँ पे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय आए थे, उन्होंने डॉन का नाम लिया था। और एक बार फिर यहाँ पर खतरे की घंटी है मुख्तार अंसारी के लिए। और जो नीरज श्रीवास्तव हैं गाजीपुर के सरकारी अधिवक्ता, उनसे जब हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने यही कहा, 20 नवंबर की तिथि गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने तय की है। 2017 के बाद जब से योगी सरकार आई है, अब मुख्तार अंसारी के लिए एक एक दिन दुश्वारी भरा है। और इससे पहले भी स्वीटी, जब आपसे हमारी बात हुई तो कपिल देव सिंह हत्याकांड में डॉन को सजा सुनाई गई, तो यही कहा जा रहा था कि डॉन का ये शायद अंतिम यहाँ पर मुकदमा है। लेकिन फिर एक बार यह मुकदमा जब खत्म हुआ, फिर एक बार मनोज राय, एक बहुचर्चित घटना अगर हम कहें गाजीपुर जिले में, पूर्वांचल सहमसा गया था। और मुख्तार अंसारी के साथ साथ 6 लोगों का उसमें नाम है। 2 लोगों को पुलिस ने चूंकि भगोड़ा घोषित कर दिया है, पुलिस उनकी खोजबीन में लगी है। लेकिन डॉन के लिए ये घड़ी बहुत ही बड़ा साबित होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉन जुड़ा था, और 20 नवंबर को फिर एक बार इंतजार रहेगा गाजीपुर की MP MLA कोर्ट में। सुशील, यही बात हो जाती है कि एक दलदल से निकले दूसरे में जाके फंसे। इतने आरोप और इतने हत्याकांड, इतने कई गुना जो है वो मुख्तार अंसारी के ऊपर है कि अगर एक में अगर वो बरी भी हो जाते हैं तो दूसरा उनके सर पे खड़ा रहता है तब तक। सिटी, उसके गुनाहों का जो पिटारा है इतना लंबा है। अगर 55 से 60 मुकदमे अभी भी लंबित है मुख्तार अंसारी के। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब वहां पर अधिवक्ता बैठे थे तो वहां पे डॉन गिड़गिड़ा रहा था। और पहली बार ऐसा हुआ जब डॉन डर सा गया था। और हम कहें कि मुख्तार अंसारी का जो भी समय है, अभी आजीवन कारावास की उसको सजा भी अभी न्यायालय ने मुकर्रर की है। डॉन के लिए मुश्किल भरा दिन है। और गाजीपुर जिले के लिए अगर हम कहें तो मनोज राय का जो हत्याकांड है, उसमें स्वीटी सबसे बड़ी बात बताई मनोज राय के पिता ने। उन्होंने कहा था कि जिस दिन उनकी बेटे की हत्या हुई थी, हत्या के एक दिन पहले मुख्तार अंसारी ने उनके बेटे को बुलाया था। और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि मुख्तार जी बिल्कुल, अगली सुनवाई जो है वो 20 नवंबर को होगी। सुशील, उसमें देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीधे चलेंगे फरीदाबाद, जहाँ पे CM मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। उत्सव पर इंद्र देवता भी प्रसन्न है, हम सब लोग भी प्रसन्न हैं। भगवान राम जी के नाम से ये उत्सव दिवाली, और दिवाली से पहले ये दिवाली मेला, कहने की बातें तो बहुत हैं आज, लेकिन मेरे सभी हमारे अधिकारी, सभी नेतागण, सदाधारी बहन भाइयों बहनों के इस कार्यक्रम में, वैसे तो तीज के उत्सव पर
में शामिल हुआ था और उस समय 50,000 बहनों को एक भाई की तरफ से आपको मैंने कोथली भेंट की थी। अगर यहाँ कोई बैठी हो जो वहां आई हो तो ऐसा हाथ खड़े करो, कोथली जिनको मिली थी। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आज मैं आपसे याद कराने आया हूं कि जो त्योहार हैं, तीज त्योहार हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मकर संक्रांति हो, कोई भी हो, हमारी बहनों महिलाओं के बिना ये पूरा हो नहीं सकता। आज ये जो सूरज कुंड में दिवाली का जो मेला, ये पहली बार शुरू किया गया था। 3 नवंबर को शुरू किया था इसको, और आज इस रूप में एक इस दिवाली मेले के अवसर पर बहनों को पुनः आज निमंत्रण दिया गया था। इस अवसर पर तो मैं आपको इतना ही आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में वर्षा के समय यहाँ उपस्थित हुई। अभी आपको जाते समय एक, जैसे हमने उस दिन तीज के दिन एक थैला दिया था, आज उसी प्रकार से आपको यहाँ को एक दीपक मिलेगा, आपको यहाँ एक कैलेंडर मिलेगा, अन्य जो सामान मिलेगा आपको अपने साथ लेकर जाना है। इस दीपक का उपयोग दीपमाला की तरह हम जो दिवाली का जो मेला आज हो रहा है, यहाँ आज हम कर रहे हैं। अयोध्या में हमको मालूम है आज से शुरू होकर और 22 जनवरी तक ये मेला लगातार चलने वाला है। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर, और उस दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं उस मेले का, वो एक प्रकार से उस भगवान राम के मंदिर का और उद्घाटन करेंगे। वो दिन हमारे लिए एक और नई दिवाली होगी। तो उसके लिए भी मैं आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक निवेदन आपसे करते हुए कि जो आपको कैलेंडर मिलेगा, उस कैलेंडर में सब छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां लिखी होती हैं। जो बात मैंने करनाल में दोहराई थी वो यहां दोहरा रहा हूं कि हम लोगों को जो उस समय कैलेंडर मिला था, अंत्योदय मेले के अंदर सब छुट्टियां होने के बाद अगले वर्ष के अंदर 2 छुट्टियां और नई होने वाली हैं। उनकी तिथि हमको पता नहीं, आज की डेट में उसका विषय लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो 2 छुट्टियां होंगी सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। उन 2 छुट्टियों के घोषित होते ही आप उस पर गोल लगा देना। उस गोल लगाने के बाद उस तिथि को याद रखना और उस दिन क्या करना है आप लोग स्वयं निर्णय करना, क्या उसमें करना है। एक छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा नरेंद्र मोदी जी का चुनाव, लोकसभा के नाते वो चुनाव होगा, वो तिथि आएगी। एक उसके बाद विधानसभा का चुनाव जिस दिन होगा हरियाणा का, एक छुट्टी वो आएगी, उसको गोल कर लेना। तो इसलिए मेरी बहनों, उन 2 दिनों पर क्या करना है आप लोग इस भाई को भी याद रखना, हरियाणा की प्रगति को याद रखना। जो 9 साल में केंद्र सरकार ने किया, जो हरियाणा सरकार ने किया, बहुत ऐसे काम महिलाओं के लिए हमने किए हैं। क्योंकि वर्षा आ रही है इसलिए सबके गिनाने की इस समय नहीं है। मैं तो आपको निश्चित रूप से फिर से बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आपको दीपावली की, आपको आज धनतेरस की, छोटी दीपावली और उसके बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 दिन का लगातार चलने वाला उत्सव, इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल को आप फरीदाबाद से सुने थे। उनकी तरफ से कहा गया कि अयोध्या में भव्य तरीके से दिवाली मनाई जा रही है और 22 जनवरी तक ये मेला दिवाली का वो लगा रहेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अगले साल 2 और सरकारी छुट्टी ऐड हो जाएगी, उस पर आप गोला लगा लीजिएगा। उत्साह उस दिन भी उतना ही दिखाएगा जितना आज के दिन में। प्रदेशवासियों के इसी के साथ उन्होंने त्योहारों की भी शुभकामनाएं दी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।